नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। राहुल गांधी तो नॉन बायोलॉजिकल हो गए। दूसरा, ट्रंप पुतिन की मुलाकात भारत के लिए अच्छी या बुरी खबर। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास सब बराबर, चाहे इंसान हो या श्वान। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, चैनल चलाने में सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी तो नॉन बायोलॉजिकल हो गए। राहुल गांधी कल उन्होंने अपने आवास पे कुछ मृत लोगों के साथ बैठ के चाय पी। अच्छा, रेफरेंस में बता दूं, राहुल गांधी 17 अगस्त को बिहार में वोट अधिकार रैली का आगाज कर रहे हैं। वो चल रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन साथ चल रहा है, बड़ी रैली कर रहे हैं। और वोट अधिकार का मतलब जो SIR की वजह से जो अभी नई चुनाव मतदाता सूची हुई है उसमें जो गड़बड़ी है, 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है, उन सबको लेके वो एक बड़ी, और सिर्फ यही नहीं, अभी जो कर्नाटक में जो प्रूफ किया है कि किस तरह से वोट चोरी करने का अपराध किया है इलेक्शन कमीशन में, उन सारी बातों को लेके वो वोट अधिकार रैली शुरू हो रही है। और राहुल गांधी ने ये धन्यवाद दिया है चुनाव आयोग को कि भाई आपकी वजह से मैं आज मृत लोगों के साथ मैं चाय पीने का मुझे अवसर मिला। ये 7 लोग बिहार के एक राघोपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जहाँ से तेजस्वी यादव चुन के आते हैं, उस एक क्षेत्र में ही ये 7 लोग मृत हैं। इनका नाम चुनाव सूची से इसलिए काट दिया गया है कि दे आर डेड, दे आर नो मोर। ये 7 लोग स्त्री पुरुष दोनों थे। 7 लोग को राहुल गांधी ने बुलाया, अपने घर पे बिठाया, चाय पानी कराया, और उन्होंने फिर एक बेसिक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें डेथ सर्टिफिकेट इन व्यक्तियों को नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने इस देश के लोकतंत्र का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। मृत प्रमाण पत्र लोकतंत्र का चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेके एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब पहले तो 7 ही ID प्रूफ थे, अभी 11 प्रूफ हो गए हैं। झारखंड में 2003 में जब था तो 7 ही थे, अब तो देखिए 11 प्रूफ हो गए हैं। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये जो 11 प्रूफ हुए हैं वो किसी भी व्यक्ति के पास, ये जितने भी हैं, 1% 2% से ज़्यादा लोगों के पास ये सब प्रूफ नहीं है। आप आधार को नहीं प्रूफ मान रहे हो, आप बिजली और पानी के बिल को प्रूफ नहीं मान रहे हो, आप राशन कार्ड को प्रूफ नहीं मान रहे हो, आप मनरेगा का जो जॉब कार्ड है उसको प्रूफ नहीं मान रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन का जो वोटर ID है उसको प्रूफ नहीं मान रहे हो। आप अपना दिखाने के लिए आप कह रहे हो कि नहीं क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ है। मतलब अब ये वही है कि इन लोगों के यहाँ तो भाई हो सकता है क्रेडिट कार्ड सारे किसान इनकी उसमें लेते हैं। और एक उससे भी एक जो बहुत कॉन्क्रीट बात आई है, कल अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी ने रायबरेली में, कन्नौज में अखिलेश यादव जी और अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर कलकत्ता में, इन लोगों ने का भी चुनाव जो है वो फर्जी वोट पे आधारित है और सारे फर्जी वोट हैं। और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए कि यहाँ 2 लाख फर्जी वोट हैं, यहाँ 3 लाख फर्जी वोट हैं, यहाँ 1.5 लाख, इस तरह के आंकड़े दिए हैं। और उन्होंने सिर्फ यहाँ नहीं, उन्होंने बताया कि प्रियंका वाड्रा भी वायनाड में फर्जी वोट से जीती हैं, डिम्पल यादव मैनपुरी में जीते हैं, और स्टैलिन साहब जो विधानसभा जीते हैं कोलाथूर से, वो भी फर्जी से। तो पहली चीज़ तो यह है कि ये सरकार के एक इम्पॉर्टेंट आदमी ने, बीजेपी के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ने ये एडमिट किया कि फर्जी वोटर हैं। तो ये तो एडमिटेड अब वो हो गया क्या फर्जी। दूसरा एक चीज जो पवन खेड़ा ने कल कही कि अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी को
एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी के वोट को डिजिटाइज करने में 6 महीना लगा कांग्रेस की टीम को। इन भाई साहब को 2 दिन के अंदर वो वोटर लिस्ट मिल गई और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जैसा वो कह रहे हैं। तो बीजेपी को ये क्यों उपलब्ध है डिजिटल? सारा झगड़ा ही है। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो। उनको नहीं देंगे लेकिन अनुराग ठाकुर को दे देंगे। एक अंतिम बात क्या है, कल एक और चीज़ हुई है, क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने पूना में सुरक्षा का वास्ता देते हुए कहा था कि भाई राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको व्यक्तिगत हियरिंग से एग्जेम्प्ट किया जाए। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में स्टेटमेंट आ गया, कांग्रेस की तरफ से भी आ गया कि ये बिना उनसे पूछे उनके वकील ने यह हल्फनामा दिया था जो अब वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों का ये है कि राहुल गांधी शायद वहाँ पे उन्होंने कहा है सावरकर की वजह से और गोडसे की वजह से कहा है, सावरकर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इस देश में चुनाव आयोग का चोरी पकड़ने की वजह से राहुल गांधी के ऊपर ज़रूर मेरे ख्याल में उनकी सुरक्षा इस समय महत्वपूर्ण हो गई है। अब दूसरी बात, ट्रंप पुतिन की मुलाकात भारत के लिए अच्छी या बुरी खबर? क्योंकि अब ट्रंप साहब कल पुतिन से मिलने जा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का है। अलास्का बिल्कुल अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्ट कोना है, जैसे अपने यहाँ कश्मीर, उस जगह अलास्का है। पैसिफिक के उस पार वहीं पे रशिया है। तो वहाँ पे ये मुलाकात होने जा रही है कल। ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होने के बाद ये ट्रंप और पुतिन की पहली मीटिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इधर रूस और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बातचीत नहीं हो पा रही थी, खास करके राष्ट्राध्यक्षों के बीच फ़ोन पे हो रही थी। और पूर्व में मैं इसलिए ये फिगर दे दूं, जो बुश साहब थे, बुश जूनियर, वो पुतिन से कम 2 दर्जन मतलब 24 बार से ज़्यादा उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। हालांकि बाइडेन जो थे वो एक ही बार मिले थे 2021 में, लेकिन उसके पहले अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते रहते। अब इस समय जो ये मुलाकात कल हो रही है, इसमें क्या स्टेक पे है, थोड़ा ये समझना ज़रूरी है। और भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए जो मैंने कहा कि अच्छी या बुरी खबर, देखिए सबसे पहला तो ट्रंप जी की अपनी बहुत कुछ चीज़ें स्टेक पे हैं, क्योंकि ट्रंप अपने को डील मेकर या पीस मेकर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस देश में। उनको ये लगता है कि नोबेल का पीस प्राइज़ तो उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं का हक है। और उन सब के लिए वो नए नए किस्से गढ़ते हैं। वो तो कहते हैं कि भारत पाक युद्ध में उन्होंने सीज फायर कराया। हालांकि भारत उसका बिल्कुल डायरेक्टली अभी तक उसने नाम लेके मना नहीं किया है, लेकिन मतलब घूम फिर के ये होता है कि ट्रंप जब मौका पाते हैं तब कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। इंडिया, ये भी फैक्ट है कि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो पीस प्लेज है वो ट्रंप जी के खाते में जाती है। ट्रंप जब राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ऐसे वो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है गाजा में उसको बंद करवा देंगे। और वो इनफैक्ट जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो कुछ कुछ चीज़ें बंद भी हुई थी, लेकिन कल ही शायद 123 लोगों को फिर इजराइल ने मार डाला है। वो तो बिल्कुल कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे। उन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को भी कहा था मैं 24 घंटे के अंदर इसको बंद करा दूंगा, इसको सुलझा दूंगा इस मसले को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ज़ेलेंस्की आया, किस तरह से इनका झगड़ा हुआ, वो सब पूरी दुनिया ने देखा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कल जैसे मिलने जा रहे हैं, ट्रंप जो है वो हर एक चीज़ में अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मतलब तैयारी बिल्कुल नहीं रहती है और जो तमाशाबाजी ज़्यादा रहती है, शोशाबाजी, इनको मिलना उनको मिलना, हल्ला मचाना, ये सब करना। पुतिन ट्रंप से लगातार फोन पे दोनों लोगों की बात होती रही है, लेकिन युद्ध उसी गति से चालू है। वो पुतिन ट्रंप की बात होती है लेकिन युद्ध में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो ट्रंप हैं वो मतलब मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूं कि तैयारी कम करते हैं, शोशेबाजी तो मैंने बता ही दिया। ट्रंप की प्रतिष्ठा इस समय लगी हुई है इस बात पे कि ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं मैं खत्म करवा दूंगा। और जो सबसे ज्यादा इसमें मेरे ख्याल में चिंता है, जो इसके दूसरे स्टेक होल्डर, वो यूक्रेन की चिंता इसलिए क्योंकि यूक्रेन का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। यूक्रेन
बात करने जा रहे हैं ट्रंप और पुतिन। यूक्रेन उसमें अफेक्टेड पार्टी है, यूक्रेन से वो उसमें पार्टी नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की को उसमें नहीं बुलाया गया है। जेलेंस्की का खतरा क्या है उनके, मैं बता दूं, उनको यह है कि लैंड स्वैप, मतलब अदला बदली की कुछ बात करेंगे कि ये लैंड आप ले लीजिए, ये लैंड आप ले लीजिए, या जो आप जीत गए हैं वो आप ले लीजिए। इस तरह का ट्रंप ने पहले इंडिकेशन दिया भी था कि भाई जो तो रशिया जीत गया उसको दे दो, कहा अकेले तुम, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। इसके पीछे जो कारण है कि जो बड़ी शक्तियां होती हैं, विश्व युद्ध के बाद 4 से 11 फरवरी को, मैं 1945 की बात कर रहा हूं, सोवियत यूनियन में एक मीटिंग हुई थी 4 से 11 फरवरी 1945 में, जहां पे चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, मतलब इंग्लैंड, यूएसए और सोवियत रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। उसको याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से बोला जाता है। वहां पे क्या हुआ था, दुनिया को बंदर बांट किया गया था, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, आधा जर्मनी तुम्हारा, आधा जर्मनी मेरा, ये तुम्हारा, पूरे दुनिया को इन लोगों ने बंदर बांट की तरह बांट लिया था। और दूसरा क्या किया था, वहां याल्टा कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि एक यूनाइटेड नेशन की बात हुई थी, और ये कहा था भाई यूके मैं हूं ही, इंग्लैंड रहेगा, यूएसए रहेगा, सोवियत रूस रहेगा, और फ्रांस और चीन रहेंगे। ये सब बात हुई थी। एक बात और इंपॉर्टेंट हुई थी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना, जो भी भारत का दर्शक है खास करके, रूजवेल्ट ने वहां बार बार कहा था कि आप ये जो कॉलोनी वाला आप चलाते हैं ना, गुलाम बना के, इसको खत्म करिए, कॉलोनीज खत्म करिए, डिकॉलोनाइज करिए। चर्चिल नहीं मान रहे थे। वो अलग बात है कि इस कॉन्फ्रेंस के 2 महीने बाद अप्रैल में रूजवेल्ट मर गए, और मैं उस जगह नहीं, आप जो भी भारत के स्वतंत्रता के थे उसमें एक अमेरिका का अहम रोल था भारत की स्वतंत्रता में इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालने का। अब जेलेंस्की को यह लग रहा है कि ये जो पूरा अलास्का में मीटिंग हो रही है, ये पुतिन का एक चाल है, या पुतिन ये चाहते हैं कि थोड़ा उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएं, उनके ऊपर टैरिफ वाला थोड़ा मामला हो जाए, जिससे उनको थोड़ा ब्रीदिंग टाइम मिल जाए। इस समय रशिया के वेस्ट से बिल्कुल नहीं बातचीत हो रही है, निर्यात पे रोक है, ये सब दिक्कतें हैं, तो चाहते हैं ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, वो फिर तैयार होके और रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, वो फिर से अपना रिकूप कर लें। इसीलिए बार बार जेलेंस्की भी और नाटो भी कह रहा है कि भाई सिक्योरिटी गारंटी फॉर फ्यूचर के बिना कोई बात नहीं होनी चाहिए आगे की से, क्योंकि इनको ये डर है कि 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगे और फिर दुगनी ताकत से यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि वो जो जेलेंस्की कह रहे हैं भाई यूक्रेन और रशिया की बाउंड्री डिफाइन हो जाए, बिना बाउंड्री के वो जब चाहेंगे तब कुछ करेंगे। अब इसमें तीसरी जो ताकत है जिसकी स्टेक्स हैं वो है नेटो। अब नेटो को डर पुतिन से है। क्या डर है उसको कि कहीं ट्रंप और पुतिन आपस में बैठ के इन लोग कोई बंदरबाट ना कर लें, क्योंकि एक चीज है, पुतिन ये चाहेंगे कि नेटो और ट्रंप की दूरियां बढ़ जाएं। अब इन सारे उसमें सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल है वो है पुतिन, सबसे ज्यादा मजे में है। चित भी मेरी पट भी मेरी, क्योंकि जब वो अलास्का जा रहे हैं और उनको लोग कर रहे हैं तो एक तरह से ये मान रहे हैं कि उनके टर्म्स पे जा रहे हैं, एक विजेता की तरह जा रहे हैं। और दूसरा जो वेस्ट में उनका बिल्कुल ये था कि इनसे बात ही नहीं होगी, इनको किनारे करो, वो दरवाजा खुल रहा है, तो उनके लिए एक बड़ी जीत है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां वो, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप डील मेकर है, लालची व्यक्ति हैं एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, तो ट्रंप को वो लालच देंगे, वो एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन अपने साथ लेके जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब नेटो को भी डर है और जेलेंस्की को भी इस चीज का डर है। एक चीज और है, वहां पे वो एक मसाला दे देंगे ट्रंप को। एक्चुअली एक मेजर बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी हुई थी रशिया और यूएसए के बीच में, वो 2026 के शुरुआत में ही खत्म हो रही है, उसके रिन्यूअल की बात है। तो वो ट्रंप को समझाएंगे, देखो इसको रिन्यूअल करेंगे, तो ढोल बजाओ कस के नगाड़ा कि मैंने करा दिया, तो ट्रंप इसी में फंसेंगे। तो इस तरह की भी बात है कि वो जो एक रिन्यूअल ट्रीटी होनी है बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल वाली, उसको एक बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि शोबाजी में एक्सपर्ट है ट्रंप, उनको कुछ मिल जाएगा कि हम तो ये देखिए करके आ गए। अब एक चीज अजीब सी यह है कि ट्रंप
जाने से पहले आज धमकी देके जा रहे हैं पुतिन को कि अगर पुतिन साहब तैयार नहीं हुए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना, इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसका पुतिन क्या जवाब दे रहे हैं? पुतिन साहब का यह है कि भाई जो हमारा एक नई जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका हम टेस्ट करके तब वहां पहुंचेंगे। मतलब कोई कहीं से भी कम करने की बात नहीं है। अब आती है इंडिया के बाद, जो मैंने कहा इंडिया के लिए खुशखबरी है, वो इंडिया अजीब स्थिति में फंस गया है। अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। दुनिया में अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया ने के ऊपर लगाया है। अब ये उसने सिद्ध कर दिया है कि अब वो भारत का दोस्त नहीं, वो भारत को इस समय कॉर्नर कर रहा है। अब भारत के पास चारा क्या है? चीन की रशिया। अब रशिया भेजे जा रहे हैं जल्दी जल्दी एस जयशंकर साहब। वहाँ जो उनके लेवरोव जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस से खबर आई कि भाई एस जयशंकर के साथ 21 अगस्त को रशिया में मीटिंग हो रही है, क्योंकि ऐसी अटकल है कि पुतिन को सितंबर में इंडिया आना है, तो उससे पहले सब मीटिंग कर रहे हैं। उधर जो वाईवी हैं, वाई याई बोलिए या वी बोलिए, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 18 अगस्त को हिंदुस्तान आ रहे हैं अजीत डोभाल जी से मिलने। अब क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी को एससीओ मीटिंग में जाना है चीन 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो उसकी तैयारी। तो अब भारत के लिए मुश्किल ये रहा है कि किधर जाएं, इधर जाएं किधर। लेकिन भारत को एक डर, मतलब अमेरिका से भी लगता है। भारत का आज ही बयान आया कि हम, देखिए भाई, हम कोई एंटी वेस्ट नहीं है, हम कोई अरे भाई आपको कहने की क्या जरूरत थी? कोई कह रहा है कहे, कोई समझ रहा है समझे। हम एंटी वेस्ट नहीं है, हम डॉलर के अगेंस्ट नहीं है। इस तरह के बयान भाई वो बड़े पापा गुस्से ना हो जाएं तो छोटे पापा गुस्से ना हो जाएं। मतलब भारत तो अजीब सी स्थिति हो गई है। हम अपनी स्थिति नॉन अलाइंड की नहीं बना पा रहे हैं। उनसे भी डर, उनको भी खुश, इनको भी खुश। और इस बीच जो मेन बात है, चीन जो है वो ये चाह रहा है कि चीन, रशिया और इंडिया की एक एक्सिस बने। अगर ये एक्सिस बन जाती है तो अमेरिका के पास इसका जवाब नहीं होगा। चीन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। लेकिन भारत के लिए एक मुश्किल दौर है एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। क्लैरिटी हमारे फॉरेन पॉलिसी की है किसी के पास नहीं है, और क्लैरिटी नहीं होने से ये सारा कुछ दिक्कत हो रही है, और उसका खामियाजा हमारा सब सेक्टर भुगत रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे कुछ हो। अब आखिरी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास बराबर समय, चाहे वो इंसान हो या श्वान। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले एक निर्णय दिया कि भाई ये कुत्ते हट जाने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि, और इसलिए हट जाने चाहिए क्योंकि कुत्ते बहुत आक्रमण कर रहे हैं, बच्चों को की जान जा रही है, रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई बड़ा अब उसके अगेंस्ट डट के खड़े हो गए पेट लवर्स, कुत्ता प्रेमी लोग, कि भाई ये तो इनह्यूमन है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक आंकड़ा आपको दे दूं, जो पूरी दुनिया में है उसमें ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में टोटल कुत्ते करीब 30 करोड़ हैं, 300 बिलियन। ये बायोलॉजी इनसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से ये स्ट्रे डॉग्स हैं 30 करोड़, माफ कीजिएगा। टोटल डॉग्स 100 करोड़ हैं। 70 करोड़ लोग घर के अंदर बढ़िया सोना, खाना पीना, अच्छे चैन से एसी में रहना, उस तरह के हैं। तो डोमेस्टिक डॉग 70 करोड़, स्ट्रे डॉग्स 30 करोड़। ये दुनिया की स्ट्रे डॉग्स की एक रिपोर्ट जो WHO की है वो कहती है कि नहीं साहब ये करीब 20 करोड़ हैं। और एक मैं इसलिए ये इंटरेस्टिंग डेटा बता दूं कि वो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। भारत में एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 नवंबर में भारत में कुल 1.5 करोड़ 53 लाख स्ट्रे डॉग्स थे। स्ट्रे डॉग्स मतलब जो सड़क के कुत्ते। मैं आवारा वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि उस पर भी शायद मुकदमा हो सकता है। जो स्टेट ऑफ पेट स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस की रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 की है, टोटल जो ये स्ट्रे डॉग्स थे वो 6 करोड़ 20 लाख हैं हिंदुस्तान में। तो
विषय तो गंभीर है। चीन में स्ट्रे डॉग्स करीब 4 करोड़ हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं कुत्ता प्रेमी नहीं हूं। अगर आपके घर में कुत्ता है तो मुझे आपके घर जाने में थोड़ी असुविधा होती है, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। तो इसलिए मैं कोई विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन मैं कुत्ता प्रेमी दूर दूर तक नहीं हूं। अब जो ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ, उसने सिविक अथॉरिटीज को ये निर्देश दिया कि आप दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए, लेकिन उसको लेके बहुत से लोग खुश हैं, मेरी कॉलोनी में भी हैं कि भाई वहाँ कुत्ते की, हर जगह कुत्ते की समस्या है, स्ट्रे डॉग्स की। उसने ये कहा है कि कैप्चर ऑल स्ट्रे डॉग्स, उनको स्टरलाइज करिए, वैक्सीनेट करिए, नसबंदी करिए और उनको शेल्टर में रखिए आप अपने सुपरविजन में। 8 हफ्ते के समय ये काम पूरा हो जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगाइए और ये इंश्योर करिए कि फिर वो रिलीज उस वापस वहां नहीं किया जाए, आप अपने नियंत्रण में रखिए। तो अभी तक तो हम लोग गौशाला सुन रहे थे, अब कुत्ताशाला भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। इसको लेके लोग बहुत आंदोलित हैं, कैंडल लाइट मार्च हो रहा है कि भाई कुत्तों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और यही नहीं, आज फिर एक वो हुआ और 3 कोर्ट की जो बेंच थी उसने फिर से इसको सुना, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब देखना है क्या है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में रेबीज के 5700 लोग मरे हैं। कुत्ता काटना, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या बच्चों का ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। लेकिन एक तरफ कुत्ता प्रेमी, एक तरफ कुत्ता प्रेमी का क्या, कुत्ता विरोधी जो भी हैं और जिनको लगता है भाई इससे काट पीट करके स्वास्थ्य को, जान माल को खतरा है, वो लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसको बहुत आराम सुन रही है, बहुत ध्यान से सुन रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास बिहार इलेक्शन में SIR सुनने का अभी बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है। बीच बीच में कहीं भी टाइम निकाल लेती है। कश्मीर के 370 का तो टाइम ही नहीं है, कश्मीर का चुनावों का टाइम नहीं है। लेकिन पहले कुत्ते को सेटल कर लिया जाए, उसके बाद मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए भी टाइम निकलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।